नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यहां पर आपका आकलन कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। और भी दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं, हिंदी पेडागोजी हो या फिर अन्य विषय हो, तो उन सभी के यदि आपको प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेटों को और अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। पेन और कॉपी ले लीजिए या फिर कमेंट्स में भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं और अंत में जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे अलग अलग सेक्शन में, जो कि बहुत काफ़ी होता है किसी भी टेट एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड जरूर कीजिएगा और अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि होती है वो स्पष्टीकरण विधि होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। अगला प्रश्न है कविता का अर्थ है। यहाँ पर आपको कविता का क्या अर्थ है बताना है 4 विकल्पों में से। रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचन, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो कविता का अर्थ होता है जिसमें रागात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन का समालोचन भी होता है और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति भी होती है कविता में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपको कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में बताना है। स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है वो स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास होता है कविता शिक्षण का उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यदि आपने 4th पर टिक किया है तो 1 नंबर आप अपना जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कविता शिक्षण की मुख्य विधि। यहाँ पर अब आपको मुख्य विधि बताना है कविता शिक्षण की। व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, गीत व अभिनय विधि है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो कविता शिक्षण की मुख्य विधि होती है वो व्याख्यान विधि भी होती है, प्रश्नोत्तर विधि भी होती है और गीत व अभिनय विधि भी होती है। तो यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग या फिर मनोरंजन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मनोरंजन। जो मनोरंजन है दोस्तों ये व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4 विकल्प देखकर ही शायद मुझे जहाँ तक लगता है अपने इसका आंसर दे दिया होगा। मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान, कौशल और ज्ञानोपयोग ये तीनों ही व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति होती है वो साहित्यिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा। 3रा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। क्या होता है दोस्तों भाषा शिक्षण का? भाषा शिक्षण के बारे में पूछा गया है कि इसका मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित, दोनों या फिर साहित्यिक? तो यहाँ पर जो भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या फिर उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पर जो देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं और निबंध रचना में करते हैं। यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। देखो और लिखो जो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं वो निबंध रचना में करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 2nd वाला। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। यहाँ पर आपको द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ बताना है कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुवाद विधि। जो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं वो अनुवाद विधि है। यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा
सही रहेगा। जिन प्रश्नों को दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय। देखिए यहाँ पर पूछा गया था द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं, तो वो अनुवाद विधि है। और यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय कौन सा है, अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है वो अभ्यास करना भी है, ध्वनियों का बोध भी है और शुद्ध उच्चारण भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है किस विधि में किया जाता है द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद, द्विभाषी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है। बीएस ब्लूम है, मोरविन है, डेविस है या फिर किलपैट्रिक है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो प्रवर्तक है वो डेजी मोरविन है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करता है। किस विधि में रचना को पूर्ण करता है, डाल्टन विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि या फिर व्याख्या विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डाल्टन विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा डाल्टन विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो यहाँ पर जो आगमन विधि आधारित है वो उदाहरण से नियम की ओर पर आधारित है आगमन विधि। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं यह क्रिया कहलाती है। यहाँ कौन सी क्रिया कहलाती है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या फिर उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह क्रिया निदानात्मक कार्य कहलाती है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए या फिर उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक होती है वो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी होती है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी होती है और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी होती है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी कार्यों के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है मूल्यांकन से अभिप्राय। यहाँ पर आपको मूल्यांकन से अभिप्राय बताना है क्या हुआ, निरंतर या फिर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी है, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मूल्यांकन से अभिप्राय होता है वो निरंतर या फिर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी देना है और उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी के लिए या फिर छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। तो यहाँ पर जो पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ योजना में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है, वेशभूषा की, चित्रकारी की, कुशल अभिव्यक्ति की या फिर अधिक बोलने की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो हिंदी शिक्षक में जिस विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है वहाँ कुशल अभिव्यक्ति की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वहाँ है व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है, लिखित भाषा है या फिर मौखिक भाषा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वहाँ मौखिक भाषा है। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वहाँ मौखिक भाषा है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है
विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर प्रमुख विशेषता बताना है आपको विभक्त इकाई के मूल्यांकन की। वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, मासिक परख के द्वारा मूल्यांकन या फिर प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। यहाँ विशेषता है प्रमुख विभक्त इकाई में मूल्यांकन की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? श्रुत लेखन विधि है, शुद्धोच्चारण विधि है, खेल विधि है या फिर प्रतिलेखन विधि है? तो यहाँ पर जो अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु जो सर्वाधिक उपयोगी विधि है वो खेल विधि है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन है। यहाँ पर आपको मुख्य प्रयोजन बताना है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ये मुख्य प्रयोजन है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इकाई योजना आधारित नहीं होती। यहाँ पर आपको बताना है किस पर आधारित नहीं होती है इकाई योजना? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या फिर मूल्यांकन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो इकाई योजना आधारित नहीं होती है वो प्रस्तावना में नहीं होती है इकाई योजना आधारित। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको मुख्य उद्देश्य बताना है निदानात्मक परीक्षण का। छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना या फिर अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्र की कमजोरियों का पता लगाना होता है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। यहाँ पर आपको हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन बताना है क्या होगा? विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या फिर लिपि का सही ज्ञान होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है वो अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ले, जब तक विद्यालय में समय मिले या फिर जब तक अध्यापक चाहे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक चलती रहनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि या फिर लेख विधि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए जो विधि उपयुक्त है वो लेख विधि होगी। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो क्या होगा? छात्र विश्लेषण करेंगे, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, तुलना कर सकेंगे या फिर क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। तो वे श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मापन किया जाता है मूल्यांकन में वार्षिक परीक्षा में, कक्षा शिक्षण में या फिर निदानात्मक परीक्षण में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मापन किया जाता है वो वार्षिक परीक्षा में किया जाता है। यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।